दिया है। अब तो कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया जाए, कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो मेरे मन में हैं वो बताना चाहता हूं। कई सवाल आपके मन में भी होंगे कि आखिर गुजरात में कर्जा मुक्ति अभियान क्यों इतने बड़े स्केल पर चल रहा है। बाकी राज्यों के लोग सवाल कर रहे हैं कि वहां ऐसा क्यों नहीं है। इससे पहले कि मैं इस अभियान को आगे कैसे बढ़ाने वाले उस पर बात करूं, दो तीन बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो सब साथी बैठ जाए, में बारिश रुक गई है। परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिला, बापू का आशीर्वाद मिला और आप सब लोग अब यहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। बापू का भी संबोधन होना है, उसके बाद प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। दो बड़ी बातें हैं जिनके बारे में शायद अभी बात नहीं हुई, बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, हम यहां कोई खुशी से इकट्ठा नहीं हुए। कई लोग कह रहे हैं, हमारी टीम के साथी भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, बारिश होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि गुजरात जैसे राज्य में इतने ज्यादा लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। ये कोई गर्व करने का विषय नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि साहब भीड़ आएगी, लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा हो, इस ग्राउंड में एक भी व्यक्ति नजर ना आए, कर्जे के कारण एक भी व्यक्ति परेशान ना रहे। वो मेरी इच्छा है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी। अभी 2-3 दिन पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी, मैं नहीं चाहता कि उन घटनाओं का यहां जिक्र किया जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि गुजरात की जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकले। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। गुजरात की जनता है, बहुत समझदार है। सच्चाई यह है कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि लोग मरते हो तो मरते रहें, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या करते हो तो आत्महत्या करते रहें, लेकिन इस समस्या को वो समस्या मानने को ही तैयार नहीं है। और जब गुजरात के प्रभारी बैठे हैं राजेश्वर भाई, इन्होंने बताया सूरत की एक घटना। सूरत में एक व्यापारी था, अच्छा व्यापार करता था, 2-2.5 करोड़ रुपए महीने का व्यापार था उसका, और वो कर्जे की दलदल में ऐसा फंसा कि उसका घर भी चला गया, फैक्ट्री भी चली गई और उसने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। सोचिए, जब कोई व्यक्ति मरता है, और खासकर से तब मरता है जब वो कर्जे की दलदल में फंस रहा होता है, उस पर क्या बीत रही होगी। वो व्यापारी जो अच्छा व्यापार कर रहा था, गलत जीएसटी लगा दिया गया और गलत जीएसटी के कारण उसका व्यापार तबाह हो गया। अपनी नजरों के सामने अपने व्यापार को मरते देखना, इससे बड़ा दर्द किसी व्यापारी के लिए नहीं हो सकता साहब। व्यापारी के लिए उसका व्यापार उसके बच्चे की तरह होता है, और अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, ये दुख ऐसा है जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। और कई लोग कह रहे हैं, यहां प्रशासन के लोगों को मैंने धन्यवाद कहा, मैं कहूंगा और आप सब सुन रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आज अगर हम यहां हैं, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, सही सलामत खड़ा हूं, तो इस प्रशासन की बदौलत है, वरना मैं यहां नहीं हो सकता था, मैं यहां नहीं हो सकता था। और वो बहुत सारे पुलिस वाले साथी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं ना, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। कोई ये सोचता हो पुलिस किसी और के साथ है, नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं, मैं उनका दर्द भी समझता हूं। वो भी इंसान है, उस वर्दी के अंदर भी एक इंसान है, वो ये जानता है क्या सही है क्या गलत है। उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता साहब। और जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन मेक फूल ऑफ समवन समटाइम्स, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ एवरीवन एवरी टाइम्स। कुछ लोगों को कभी कभी बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हर किसी को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उनके पास भी समस्या आ रही है। अभी एक, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पुलिस वाले साथी हमारे साथ, सब इंस्पेक्टर हैं, वो किसी ऑफिसर के साथ ड्यूटी पर हैं, रिकवरी वाला उनको परेशान कर रहा है, पुलिस वाले को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो वर्दी के अंदर भी तो इंसान ही है ना। अच्छा, जब वो बताते हैं मैं किसी अधिकारी के साथ हूं, बताते हैं तो वो मान जाता है। रिकवरी वाला ज्यादा बदतमीजी नहीं करता, लेकिन वो इतने परेशान है, हमारे ऑफिस आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई और हमारी टीम ने जितना संभव हो सकता था उनकी मदद की। हमारी ये जो लड़ाई है, हर व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने की लड़ाई है, हमारे किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन के समर्थन या विरोध की लड़ाई नहीं। और मैंने खुले मन से कहा था, और आज इस मन से मैं बापू आपके सामने क्षमा चाहता हूं अगर कुछ गुस्ताखी माफ हो जाए, इस मंच से मैं कह रहा हूं
बापू आ गए, क्योंकि बापू ने वो अपील सुनी कि इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। बापू ने गुजरात की जनता का दर्द समझा। फिर भी मैं अपील कर रहा हूं, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का हो, जिस नेता में दिल है, जो जनता की आवाज सुनना चाहता है, जो गुजरात की जनता को जल्द से बाहर निकालना चाहता है, अभी भी समय है, आ जाए। वरना कल ये मत कहना तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया गया जनता ने। क्योंकि डेमोक्रेसी में, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान में वो ताकत हमें दी है कि हम अगर किसी को सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता से उतार भी सकते हैं। ये सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधीश, ये ना समझे कि परमानेंट मकान है साहब। ये सब किराएदार हैं, किराएदार। सत्ता आती जाती रहती है। और जो राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, सत्ता रोटियों की तरह होनी चाहिए, अलटती पलटती रहनी चाहिए, एक तरफ से रहे तो ज्यादा सिक जाती है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। आए जो लोग आना चाहते हैं, आए, कोई पार्टी का नेता आए। मैं इस मंच से वर्तमान मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, वर्तमान मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कहे तो दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, गुजरात की जनता को कर्जे की दलदल से बचा लीजिए। गुजरात के लोगों को मरने से बचा लीजिए, गुजरात के व्यापारियों को मरने से बचा लीजिए, गुजरात की महिलाओं बेटों की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपका दंडवत प्रणाम करने को तैयार हूं। मैं सबसे पहले आपका समर्थन करने को तैयार हूं। और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मुझ पर कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम के साथी बैठे हैं, किसी पर कर्जा नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है मेरी कर्जा मुक्ति की लड़ाई है, मत माफ करना मेरा कर्जा यार, मत माफ करो। ये जो मंच पर बैठे हैं, इनका तो माफ कर दो। और माफ नहीं कर सकते, मानो सरकार कहते हैं माफ नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। बापू, इतना आसान समाधान, सरकार के ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा और पूरी गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ले जाना है समाधान। तुम क्यों ले जाना? क्योंकि बैंक वाला, रिकवरी वाला, एनबीएफसी वाला तुमसे पूछेगा कैसे कर्जा माफ होगा। सबका कर्जा माफ हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। मुझ पर आरोप लगाया गया कि आप तो पूरा बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हो, पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हो। मैंने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि जो समस्या बताए और भाग जाए ना, मैं समाधान भी दे रहा हूं। आज भी इस मन से दे रहा हूं, अगर गुजरात के मुख्यमंत्री चाहें तो तुरंत गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो सकती है। और सजेशन देने में तो कोई बुराई नहीं है ना, किसी को सलाह तो दी जा सकती है। और मैं सबसे पहले उनका सम्मान करूंगा। और वे करें, कुछ ना करें, बस डिक्लेयर कर दें गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। बस इतना कर दे, इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगना। बस इतना कह दे, गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। और एक कोष बनाया जाए जिसका नाम कर्जा मुक्ति कोष रखा जाए। जैसे प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड होता है, प्रधानमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, ऐसे एक कोष बना दिया जाए, कर्जा मुक्ति कोष। मुख्यमंत्री के नाम से बना दो, प्रधानमंत्री के नाम से बना दो, वित्त मंत्री के नाम से बना दो। और उसमें सरकार को पैसा नहीं डालना। जो कर्जे के कारण परेशान हैं उन सबको बोलो 1000 रुपया उसमें डालो, और जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरा सदन हाथ उठा के बताए, अगर 1000 रुपया डालना हो कर्जा मुक्ति फंड में डाल दोगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के डाल दोगे? सुन ले सरकार, 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा भारत सरकार पर। चाहे प्रधानमंत्री जी चाहे तो एक कोष बना सकते हैं, प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, और देश की जनता को बोले जो कर्जे में परेशान है 1000 रुपया महीना डालो, जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। अब होगा कैसे? गुजरात में हमारा आंकड़ा है मोटे मोटे तौर पर 1 करोड़ लोग कर्जे कारण परेशान है। अब सोचो 1 करोड़ लोगों का डाटा मैं तो इकट्ठा नहीं कर सकता, मेरे साथ तो 1.5 लाख लोग ही जुड़े, जिसमें से 10-15 हजार लोग यहां आ गए, बाकी लोग बारिश अलग अलग कारणों से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हमने बुलाए इतने थे। अगर 1 करोड़ लोग 1000 रुपए महीना डालेंगे तो उस कोष में इकट्ठा होगा 1000 करोड़ रुपया। और बापू ने मुझसे पूछा था कि गुजरात के सभी लोगों को अगर कर्जा मुक्त करना हो तो कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा था लगभग 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो कैलकुलेशन देखो,
1,000 रुपए 1 करोड़ लोग डालेंगे महीने का, हर महीने आया 1,000 करोड़। सरकार 5 साल के लिए होते यानी 60 महीने में सरकार के पास आया 60,000 करोड़, यानी 60 महीने में 60% गुजरात की जनता पूरी तरह कर्जा मुक्त हो जाएगी। अगले 40 महीने में बाकी सारे हो जाएंगे, यानी केवल 10 साल के अंदर ही गुजरात का एक एक व्यापारी, एक एक नौकरी करने वाला पूरी तरह कर्जा मुक्त हो सकता है और सरकार को 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा। समस्या और समाधान दोनों दे रहा हूं। दूसरा, बैंकों के पास, एनबीएफसी कंपनियों के पास, इंश्योरेंस कंपनियों के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा होता है। ये अनक्लेम अमाउंट क्या होता है? मान लो आपके 2 बैंक अकाउंट है, आप एक यूज करो, दूसरा यूज ही नहीं कर रहे, तो दूसरे अकाउंट का पैसा वो अनक्लेम्ड हो जाता है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप कोई अकाउंट यूज ना करो वो अनक्लेम्ड है। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, बंदा एक्सपायर कर गया, घर वालों को पता ही नहीं इंश्योरेंस है उसका, या पॉलिसी लैप्स हो गई। ये सारा अमाउंट अनक्लेम्ड होता है। वित्त मंत्री ने ही सदन में कहा है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है। वो किसका है? जनता का पैसा है। जनता का पैसा ही जनता की कर्जा मुक्ति में लगा दो, सरकार के ऊपर फिर से बर्डन नहीं पड़ेगा और फिर से जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ नीतियां बनाना चाहते हैं और वो सरकार को अच्छे काम नहीं करने देना चाहते। देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी ऐसा वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री हो जो ये निर्णय ले और हम सारा क्रेडिट उनको देंगे। और जितने लोग भी बैठे हो, जो नेता तुम्हारी कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे नहीं, हाथ उठा के साथ दोगे कि नहीं दोगे? उसकी पार्टी से तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? कौन सी पार्टी है? नेता नया के पुराना फर्क पड़ता है क्या? नहीं। जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका साथ नहीं देंगे। ये सभी नेता सुन ले भाई, कल मत कहना मुझे किसी ने कहा कि ये तो राजनीतिक काम है। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम करता हूं, तो ये तो राजनीति है। पहली बात तो मैंने किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से ना तो रजिस्ट्रेशन किया, ना जुड़ाव किया, ना मैंने किसी रजिस्ट्रेशन किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का तय किया, और ना मुझे चुनाव लड़ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं राजनीति है, बापू है, पॉलिटिशियन है तो राजनीति तो हो ही गई, और भी कोई नेता आएगा तो राजनीति हो जाएगी। मान लिया मैंने तुम्हारी बात सही है, अगर मानो मैं राजनीति ही कर रहा हूं तो मैं धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं तो जनता की कर्जा मुक्ति की राजनीति कर रहा हूं। और अगर ये राजनीति करना अपराध है तो मैं इस अपराध के लिए फांसी चढ़ने को तैयार हूं। और ये बात वही बोल सकता है जो जिस पर कोई दाग नहीं है। मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया था, लाखों की संख्या में लोग आए थे। 8 अगस्त 2023 मेरा जन्मदिन था, भूख हड़ताल पर था। आपको पता है कि नहीं पता, आज सुबह से मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं भूखा प्यासा बैठा हूं। और मैंने अपनी टीम को भी कहा है, मेरे टीम के साथियों ने भी पानी नहीं पिया। ऐसा नहीं हम पी नहीं सकते, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरी भावना है। अब दिल खोल के तो नहीं दिखा सकता ना भाई, मैं हनुमान जी तो नहीं हूं कि दिल चीर के दिखा दूं कि अंदर राम बसे हैं। मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूं कि मेरे लिए कोई पार्टी, कोई नेता, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, जो जनता के साथ मैं उसके साथ। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट बात नहीं हो सकती साहब। और जिन लोगों ने भी, मेरे साथियों ने बात कही, हम सबकी एक ही कोशिश है, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे बस। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यहां देखो हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, आप सब लोग तय कर लो, क्या मैं अपने मोहल्ले